हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अलग होकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल बन गया है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी अलास्का, ऑप्शन डी आर्कटिक। देखिए, हाल ही में अंटार्कटिका के बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अलग होकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल बन गया है। A76 नामक लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर लंबा यह हिमखंड जो है वो रोड आइलैंड अमेरिका से भी बड़ा है। इस आइसबर्ग जो है अब वेटल सागर में मौजूद है। इस तरह बनने वाले हिमशैल एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका निर्माण जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते। ये लगभग जो है 1668 वर्ग मील यानी 4320 वर्ग किलोमीटर लंबा है, जो A23A हिमखंड से भी बड़ा है। A23A हिमखंड का निर्माण जो है वो आपका 1986 में हुआ था और जनवरी में इसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग मील यानी 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। हिमशैल का आश्रय बर्फ के उस टुकड़े से होता है जो ग्लेशियरों या सेल्फ बर्फ से टुकड़कर पानी में तैरने लगता है। नए हिमखंड का अध्ययन करके शोधकर्ता अंटार्कटिका की बर्फ की समग्र स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होंगे। B51 नामक अब तक का सबसे बड़ा हिमशैल जो है वो मार्च 2000 में रॉस आइस शेल्फ से टूटा था, जिसकी कुल लंबाई जो है लगभग 4200 वर्ग मील यानी 11000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो अभी ये पहले सबसे बड़ा था B51, लेकिन अभी इसके टूटने के बाद जो है A76 नामक जो है ये सबसे बड़ा बन गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित कासीन श्रेणी के कौन से विध्वंस जहाज को हाल ही में डीकमीशन किया गया है? ऑप्शन ए INS कावेरी, ऑप्शन बी INS कृष्णा, ऑप्शन सी INS कलवरी, ऑप्शन डी INS राजपूत। देखिए, तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित कासीन श्रेणी के विध्वंस जहाज INS राजपूत को हाल ही में डीकमीशन किया गया है। रूसी निर्मित इस जहाज को 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। जहाज ने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कई राष्ट्रीय अभियानों में हिस्सा लिया है। इसने श्रीलंका के लिट्टे के विरुद्ध भारतीय शांति सेना अभियानों में, इसके अलावा इसने मालदीव तट पर वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस में भी हिस्सा लिया था। INS राजपूत तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा निर्मित कासीन श्रेणी के विध्वंस जहाजों में से एक है, जिसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था और इसने भारतीय नौसेना को 41 वर्षों से अधिक समय तक सेवा प्रदान की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी INS राजपूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश में तकरीबन 10 वर्ष बाद क्रॉप्स फ्लावर नामक दुर्लभ फूल खिला है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी भारत। देखिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तकरीबन 10 वर्ष बाद क्रॉप्स फ्लावर नामक दुर्लभ फूल खिला है। क्रॉप्स फ्लावर को इसके वैज्ञानिक नाम आमोफोर्फेलस टाइटेनम से भी जाना जाता है और यह अति दुर्लभ पौधा प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में लगभग एक बार खिलता है। क्रॉप्स फ्लावर जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा भी माना जाता है। क्रॉप्स फ्लावर मूलतः इंडोनेशिया में सुमात्रा के वर्षावनों में पाया जाता है। अगर उसका मूल देखें तो ये आपका इंडोनेशिया में है, लेकिन बाकी जगह में भी ये खिलता है। ठीक है, कभी कभी इसका वजन जो है वो 100 किलोग्राम तक हो सकता है। सोचिए कितना बड़ा होगा, इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प भी माना जाता है। ठीक है, औसत क्रॉप्स फ्लावर का जो जीवन काल है वो लगभग 3 से 4 दशक का होता है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा वर्ष 2018 में लुप्तप्राय पौधे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका। अगर इसका मूल देखें तो वो आप इंडोनेशिया बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के साथ साथ स्टार्टअप संचालित समाधानों का समर्थन करने के लिए कौन से पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए विन फॉर कोविड 2.0, ऑप्शन बी वार फॉर कोविड 2.0, ऑप्शन सी निधि फॉर कोविड 2.0, ऑप्शन डी क्वेर फॉर कोविड 2.0। देखिए, देश में कोविड-19 महामारी की चुनौतीपूर्ण दूसरी लहर से निपटने के लिए स्टार्टअप संचालित समाधानों का समर्थन करने के लिए त्वरित प्रक्रिया के रूप में केंद्र सरकार ने नई तकनीकी और नवीन उत्पादों के विकास हेतु भारतीय स्टार्टअप तथा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा इस संबंध में निधि फॉर कोविड 2.0 पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए योग्य भारत पंजीकृत स्टार्टअप और ऑक्सीजन नवाचार, पोर्टेबल समाधान, प्रासंगिक चिकित्सा सहायक उपकरण, नैदातिक सूचना विज्ञान या किसी अन्य समाधान में प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समाधान पेश करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करना है। यह पहल राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड यानी NSTEBD, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST तथा भारत सरकार का एक विशेष अभियान है जो वर्तमान स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए स्वदेशी समाधानों का समर्थन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी निधि फॉर कोविड 2.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता जो है वो 1,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस पहल का लक्ष्य राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन जो है आपका 3,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करना है। विदर्भ, मराठवाड़, धुले, नंदुरबार, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों अपने अचल पूंजी निवेश में 150% तक प्रोत्साहित करने के लिए पात्र होंगी और शेष महाराष्ट्र में स्थापित इकाइयां 100% तक सामान्य प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। इन प्रोत्साहन के साथ जल्द ही ऑक्सीजन आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए विनिर्माण और भंडारण को बढ़ाकर महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत किए जाने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021 टू 2022 में बॉन्ड का जो निर्गम मूल्य है वो कितना होगा? ऑप्शन ए 5,042 रुपए प्रति ग्राम, ऑप्शन बी आपका 4,842 रुपए प्रति ग्राम, ऑप्शन सी 4,042 रुपए प्रति ग्राम, ऑप्शन डी है आपका 5,842 रुपए प्रति ग्राम। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 को 24 मई से 28 मई 2021 के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का जो निर्गम मूल्य है वो 4,842 रुपए प्रति ग्राम होगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। इन बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित क्षेत्रों यानी लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर जो है स्टॉक होल्डिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई और स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए की जाएगी। ये दो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा ये जारी की जाएगी। ठीक है। और गोल्ड मुद्रीकरण योजना के तहत जो है सरकार द्वारा नवंबर 2015 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को जो है वो शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा 2015 से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो है वो भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस्तों में निवेश शुरू किया गया है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है, हालांकि यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। जहां तक इसकी शुद्धता की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण इसकी शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इस पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वही इसका लोन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर बात रिडेप्शन की करें तो 5 साल के बाद कभी भी इसको भुना सकते हैं।
और बॉन्ड की जो बिक्री है वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ के निवासियों, हिंदू अविभाजित परिवार, न्यास विश्वविद्यालय और परामर्श संस्थानों को ही की जाएगी। इसमें व्यक्तिगत रूप से और हिंदू अविभाजित परिवार प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम 1 ग्राम सोने और अधिकतम 4 किलो सोने के लिए निवेश कर सकते हैं, जबकि न्यास और इस प्रकार की अन्य इकाइयां प्रति वर्ष 20 किलो सोने के निवेश कर सकती है। स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ही किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 4842 रुपीज प्रति ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से कृषि विश्वविद्यालय ने कोयम्बटूर में अपने परिसर के भीतर बीमा बांस का एक ऑक्सीजन पार्क डिजाइन किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी केरल कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कर्नाटक कृषि विश्वविद्यालय। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने कोयम्बटूर में अपने परिसर के भीतर बीमा बांस का एक ऑक्सीजन पार्क डिजाइन किया है। कोयम्बटूर का यह पार्क जो है वो 1.45 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। इस पार्क में बीमा बांस के विशेष किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। बीमा बांस बम्बूसा बालकाओं से चयनित एक क्लोन है। यह एक उच्च बायोमास उपज देने वाली बांस की प्रजाति है। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। यह एक दिन में 1.5 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए बीमा बांस सबसे अच्छा कार्बन सिंक है। यह बीमा बांस विकसित होने पर लगभग 300 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है और 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। बीमा बांस का कैलोरी मान कोयले के लगभग बराबर है। बीमा बांस को हर फसल चक्र के बाद दोबारा उगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये उत्तक संस्कृति के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जो इसे विभिन्न मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के ढलने की सुविधा प्रदान करते हैं। बीमा बांस का जो कैलोरी मान आपको पहले बता चुकी हूँ, कोयले के लगभग बराबर होता है। यही कारण है कि सीमेंट उद्योगों ने इस बांस को अपने बायलोर के लिए खरीदना शुरू कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए सुंदरलाल बहुगुणा कौन से प्रसिद्ध आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए दलित आंदोलन, ऑप्शन बी एपिको आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा की जो है वो मृत्यु हो गई है। वे 1970 के दशक में हिमालय के जंगलों को बचाने के लिए शुरू किए गए चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले अग्रणी नायकों में से एक थे। श्री बहुगुणा ने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ अभियान को नेतृत्व भी किया है। उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण को जमकर विरोध किया और इसके खिलाफ 2 बार लंबी भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने टिहरी गढ़वाल, जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, में शराबबंदी लागू करने के लिए महिला समूहों या महिला मंडलों के आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिपको आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत समेत कई देशों में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 में, ऑप्शन बी है आपका 22 में, ऑप्शन सी 23 में, ऑप्शन डी 24 में। देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो हर साल आपका 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जहां कभी ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हुआ था। भारत भी इसमें से एक है, इसलिए यहाँ भी जो है राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म जो है 24 मई 1819 को हुआ था। राष्ट्रमंडल दिवस को पहले जो है एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था, जिसे साल 1916 के बाद रानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में मनाने लगा। साल 1916 में लॉर्ड मैप ने राष्ट्रमंडल के सभी देशों में साम्राज्य दिवस के उत्सव को बढ़ाया। साल 1998 में ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हैरोल्ड मैकमिलन ने जो है संसद में घोषणा की थी कि साम्राज्य दिवस को अब राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से जाना जाएगा। कॉमनवेल्थ का ब्रिटेन की कुछ सांस्कृतिक लिंक, सामान्य कानूनी प्रणालियों और व्यापारिक प्रक्रियाओं के साथ एक साझा इतिहास रहा है। राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य एकता को स्थापित करना और मानवता को बढ़ावा देने का है।
राष्ट्रमंडल दिवस स्वतंत्रता की भावना, न्याय और सहिष्णुता के आदर्शों के लिए भावना की एकता का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल दिवस दुनिया भर के विभिन्न तिथियों में मनाया जाता है, जैसे कि आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो है इसको मार्च के दूसरे सोमवार को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि भारत और बेलीज जैसे देशों के साथ जो है ये 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। एक सामान्य भविष्य का उद्धार जो है ये आपका, ठीक है, इससे प्रेरित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 24 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ 2017-21 से लेकर 23 मई 2021 के बीच कौन सा कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी है आपका 8वां। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ 17 मई 2021 से लेकर 23 मई 2021 के बीच 6वां संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सप्ताह की जो थीम है वो स्ट्रीट फॉर लाइफ है तथा इस थीम को टैगलाइन #Love30 है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक संगठन सुरक्षा अभियान है। पहला संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2007 में मनाया गया था। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और सड़क हादसों को कम करने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक एजेंडे पर सड़क सुरक्षा लाना और सुरक्षित सड़कों के लिए विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी 6वां। ये 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।